Hello student, welcome to my channel MR Classes, Class 12 NCERT Math, Chapter 4 डिटर्मिनेंट में आज हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने तीन प्रॉपर्टी देखे थे, चार प्रॉपर्टी। ठीक है, डिटर्मिनेंट की चार प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ने जाना। आज हम उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है अगला जो आपका प्रॉपर्टी है यानी कि पांचवा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, वो ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम, यानी किसी भी ऑफ ए डिटर्मिनेंट यानी किसी डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए रो, किसी रो के प्रत्येक, ईच का मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट, तो अगर हम क्या करें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, then the value of determinant is also multiplied by that constant। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से या किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, उस मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी उस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, उसमें भी क्या होता है कि उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था कि इसको सॉल्व नहीं करना है, ये तो सिलेबस से हट भी गया है, लेकिन इसको जानना जरूरी है और इसको बस मैं क्या कर रहा हूँ कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट है ए, डिटर्मिनेंट ए जिसके एलिमेंट हैं, मान लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो अगर किसी भी इसके इस डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसमें भी क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं हम इस डिटरमिनेंट इसमें इसके इस वाले, ठीक है, इस रो के फर्स्ट रो में ही हम क्या कर रहे हैं कि किसी कांस्टेंट मान लेते हैं के, ठीक है, कांस्टेंट के ले लेते हैं और के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, के से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा के इंटू A1 के इंटू B1 के इंटू C1, ये होगा। देख लीजिए, के से मल्टीप्लाई करेंगे, हम कॉलम में भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो भी उसी कांस्टेंट का मतलब उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दिए इस रो के सारे एलिमेंट में, और यहाँ पे हो गया A2, यहाँ पे हो गया B2 और यहाँ पे हो गया C2 और ये A3 B3 और ये C3। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये अब क्या हो जाएगी, यहाँ से के को हम कांस्टेंट भी बाहर भी कर सकते हैं। तो के को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देख सकते हैं, ये के और ये किसकी वैल्यू है, इसी को तो हम डिटरमिनेंट के लिखे थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये डिटरमिनेंट देखिए, डिटरमिनेंट ए ऐसे लिखा गया था और इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में हम के से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया और ये होने के बाद यहाँ से हम क्या किए कि के को बाहर कर लिए। ठीक है, के को बाहर कर लिए तो फिर ये यही हो गया। तो ये डिटरमिनेंट है और ये के। ठीक है, तो यही है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के
किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को अगर k से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू भी क्या होती है, k से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं k इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये था आपका 5 प्रॉपर्टी। अब है 6 प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम are sum of two quantities, then the determinant is written as the sum of two determinant of same order। समझ लीजिए, कह रहा है कि इफ each element of a row or column, यानी किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, आर द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, किसी दो क्वांटिटीज का सम हो, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट इज रिटेन एज द सम। तो जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं कि उसको सम, ठीक है, टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के सम के में क्या करते हैं, लिखते हैं सम के फॉर्म में, ठीक है, आप सेम आर्डर, और जो आर्डर का होता है डिटर्मिनेंट उसी आर्डर के। कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं ये आपका डिटर्मिनेंट है a1, ठीक है, a1 प्लस इसमें ऐड कर दें अल्फा 1 और ये हो गया b1 c1, ठीक है। फिर यहाँ पे a2 प्लस अल्फा 2 b2 और c2, फिर यहाँ पे a3 प्लस अल्फा 3 और b3 c3। तो इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ये है, कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम आर द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इस डिटर्मिनेंट का, वो दो क्वांटिटीज का सम है, ठीक है। यहाँ पे a1 प्लस अल्फा दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द डिटर्मिनेंट, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये भी क्या होगा, इसको हम लिखेंगे रिटेन एज, इस तरह से लिखेंगे कि ये दो डिटर्मिनेंट का सम होगा, ठीक है, और जिनका आर्डर क्या होगा, जो आर्डर इस डिटर्मिनेंट का है वही आर्डर उन दोनों डिटर्मिनेंट का होगा। कहने का मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 और c3 और प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अल्फा 1 b1 c1, ये हो जाएगा अल्फा 1 b1 c1, अल्फा 2 b2 c2 और अल्फा 3 b3 और c3, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दो क्वांटिटी का सम था a1 प्लस अल्फा 1, तो एक जो डिटर्मिनेंट बना a1 b1 c1 a2 b2 c3 और a3 b3 c3 एलिमेंट में, ठीक है। आर्डर यहाँ पे देखिए ये 3 क्रॉस 3 आर्डर का है, और ये भी जो है 3 क्रॉस 3 आर्डर का, और ये भी 3 क्रॉस 3 आर्डर का है, ठीक है। और फिर दूसरा जो डिटर्मिनेंट लिखे हैं वो अल्फा 1 b1 c1 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में अल्फा 2 बीटा b2 c2, ठीक है, और थर्ड रो में अल्फा 3 b3 और c3, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 6 प्रॉपर्टी। तो फिलहाल इतना अभी इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम कह इफ ईच एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर ऐड आर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ रो, किसी भी रो का ईच एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू द इक्वल मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके इक्वल मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम, किसी दूसरे रो और कॉलम के इक्वल मल्टीपल से, ठीक है, इक्वल मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 और c3,
तो कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम आर एड, मतलब कोई भी रो या कॉलम का ईच एलिमेंट को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए किसके साथ, तो कह रहा है कि इक्वल मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन अदर रो, उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरे एलिमेंट हैं, दूसरे रो या कॉलम के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल का, ठीक है, मल्टीपल का क्या कर दिया जाए, ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। मल्टीपल जो है इक्वल मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल मल्टीपल से क्या किया जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। आप एन अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, तो वैल्यू जो होती है डिटरमिनेंट की वो चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए ये एक डिटरमिनेंट लीजिए। अब हम इस रो के, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी, इसके किसी भी, यहाँ देखिए अगर हम इसमें क्या करें, a1 प्लस l b1 प्लस m c1 ऐड करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी, कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, मतलब किसी भी रो का या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ जोड़ दें या घटा दें टू द इक्वल मल्टीपल, इक्वल मल्टीपल आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल मल्टीपल को हम क्या करते हैं, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें आप इन अदर रो, किसी दूसरे रो या कॉलम से, तो वैल्यू जो होगी डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, इस कॉलम b1 और c1 का इक्वल मल्टीपल यानी 11 b1 और m c1 से अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड करते रहे हैं इस वाले में, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे b1 और c1 डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस l b2 b1 प्लस b2 है ना, यहाँ पे b2 और m c2, तो ये हो जाएगा b2 और c2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a3 देख रहे हैं a3 और इसमें इक्वल मल्टीपल, तो l b3 प्लस m c3, तो ये है b3 c3, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। क्या किए हैं कि इस कॉलम में, कॉलम कौन सा है, c1 c2 c3, तो c1 के ईच एलिमेंट में, ठीक है, a1 में a2 में और a3 में हम क्या किए हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है यानी ये और ये, ठीक है, इसमें हम क्या किए, इसके इक्वल मल्टीपल यानी जिस चीज से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, जिस नंबर से इस कॉलम में मल्टीप्लाई किए हैं और जिस नंबर से इस कॉलम में मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों का सम को हम क्या किए, इस वाले में ऐड कर दिए हैं, तो इस डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगी, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये है 7 प्रॉपर्टीज। अब एक प्रॉपर्टी क्या है कि कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के अगर प्रत्येक एलिमेंट में, रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में हम ऐड करें, क्या ऐड करें, तो मल्टीप्लाई बाय द कोफैक्टर, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम, यानी किसी दूसरे रो के, रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, ठीक है, उसमें हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो वो क्या होगा, देन द सम इज इक्वल टू 0, तो जो सम आएगा डिटरमिनेंट का वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए अभी हमें जो है कोफैक्टर समझना पड़ेगा। तो कोफैक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपकी डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 और C3। तो अगर हमें को फैक्टर निकालना है, ठीक है, को फैक्टर A1 का, तो A1 का को फैक्टर को हम A11 से डिनोट करते हैं या डैश से भी डिनोट करते हैं, A11 डैश। और ये होता क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा, अब A1 जिस रो जिस कॉलम में, उस रो और उस कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटरमिनेंट जो एलिमेंट बचते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है B2 C2 और B3 C3 B3 C3, ठीक है। तो यही होता है आपका को फैक्टर। और यहाँ पे माइनस का भी ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे ये लग जाता है, यहाँ पे -1। और यहाँ पे क्या आता है, जो चीज़ यहाँ पे दी गई है, यानी ये किस ऑर्डर में, किस रो और किस कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे 1 + 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं को फैक्टर। तो कह रहा है कि each element of a row or column of determinant are add to multiply by the cofactor of corresponding element of an other row or column, then the sum is equal to 0। तो इसका जो सम होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम उसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ले लें A2, ठीक है, यहाँ पे A2 ले लें, A2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं, अगर हम ये रो लेके चल रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा रो होगा, ये होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। A2 और इसका A2 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ये है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसका को फैक्टर यानी A11 का ऐड, ठीक है। और फिर ये है आपका B2, ये B2 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, दूसरे रो का, ये है B1। तो B1 का क्या हो जाएगा, B11 ये को फैक्टर, ठीक है। और प्लस C2 एलिमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी दूसरे रो के, ठीक है, दूसरे रो का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग उसका को फैक्टर, तो C1 का को फैक्टर क्या लेगा, कैपिटल C11। तो ये 0 होगा, ठीक है। और को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आगे भी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया, और वो आप लोग मैट्रिक्स में भी पढ़े होंगे को फैक्टर। तो ये सम जब करेंगे तो ये इक्वल 0 होगा। तो ये आप प्रूव कर लेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आखिरी प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 9 इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ए वेरिएबल, यानी अगर कोई डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट है वो वेरिएबल, ठीक है, एंड इट्स एलिमेंट आर पॉलिनोमियल इन एक्स, और वो एक्स में क्या हो, पॉलिनोमियल हो यानी बहुपद हो, ठीक है। एंड पुट एक्स इक्वल टू ए, और जब x इक्वल टू a पुट किया जाता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। और जब इक्वल हो जाती है देन x माइनस a स्क्वायर का फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, x माइनस a जो होता है वो क्या होता है, तो वो डिटरमिनेंट का फैक्टर कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ एग्जांपल समझिए कि अगर मान ले ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 अगर के डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 a स्क्वायर, ठीक है, एन ए एन ए स्क्वायर, ठीक है। एंड दूसरा मान यहाँ पे एलिमेंट है 1 b प्लस b स्क्वायर एंड c प्लस c एंड c स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कोई डिटरमिनेंट है
3 आ जाता। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में अगर हम एज कर टू बी पुट करें, एज कर टू बी पुट कर दें, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट में हम क्या करें कि अगर एज कर टू बी पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब एज कर टू बी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और बी के जगह पे भी क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर और इस पे क्या आ जाएगा 1 सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये कह रहा है कि जब ये इतना x इक्वल टू a पुट करने पर डिटरमिनेंट अगर 0 हो जा रही है तो x माइनस a जो होता है वो डिटरमिनेंट का फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे a माइनस b जो होगा वो क्या हो जाएगा कि इस डिटरमिनेंट का फैक्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम b इक्वल टू c पुट कर दें, अगर b इक्वल टू c पुट करें तो क्या होगा, जब b इक्वल टू c पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू c पुट करेंगे तो ये 1 a स्क्वायर 1 b और b स्क्वायर और c के जगह पे p क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो 1 b और b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके दो रो क्या हो गए सेम हो गए। यहाँ पे देखिए 1 b स्क्वायर 1 b स्क्वायर ये 0 हो गया। तो जब ये 0 होगा तो फिर यहाँ से b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, ये भी इस डिटरमिनेंट का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम c इक्वल टू a पुट कर दें तो फिर क्या होगा, वो भी 0 आएगा यानी c माइनस a भी क्या हो जाएगा, c माइनस a भी इस डिटरमिनेंट का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बस आज की वीडियो में इतना ही और अब जो अगला हमारा वीडियो होगा वो एक्सरसाइज से होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।